Dear students, good morning to all. Myself Dr. Anurag, Assistant Professor of History, Guru Nanak Khalsa Postgraduate College, यमुनानगर। आज मैं आपको बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण विषय सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इट्स ऑरिजिन, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर चर्चा करूंगा। इस संदर्भ में यह बताना चाहूँगा कि मिस्र की सभ्यता से संबंधित, इजिप्ट सिविलाइजेशन से संबंधित उसके इतिहास, उसके राजनीतिक इतिहास, समाज, अर्थदशा और दूसरी अन्य बातों की जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज से प्राप्त होती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोतों का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है और खुदाइयों से जो हमें सामग्री मिलती है उसका वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन विधि से उसके समय तय किया जाता है और हम देखते हैं कि मिस्र के इतिहास के संदर्भ में भी जानकारी हमें वहाँ खुदाइयों से प्राप्त, पिरामिड या अन्य जो भवन हैं उनसे प्राप्त होती है। कलात्मक जानकारी भी और राजनीतिक सामाजिक जानकारी भी। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ साहित्यिक साधन भी है जो हमें मिस्र के राजनीतिक इतिहास और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जो मिस्र सभ्यता में रहे, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जैसे हेरोडोटस इतिहासकार, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, उसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। उससे हमें इस बारे में, मिस्र की सभ्यता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं मानेथो, जिन्होंने मिस्र का इतिहास लिखा है। उनसे भी हमें बहुत महत्वपूर्ण मिस्र के ओरिजिन और उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिस्र की सभ्यता है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, यह एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसे माना जाता है। यानी हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि मानव का जो विकास हुआ पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल और मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल, उसके पश्चात मानव को धातुओं का भी ज्ञान हुआ और धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उसको ज्ञान हुआ और कुछ संस्कृतियों का आधार तांबा ही हुआ था और ऐसी संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां भी कहते हैं। तांबे से ही मानव ने उसमें टिन और या जस्ता मिलाकर कांसा बनाना सीखा होगा और इस सभ्यता का आधार कांसे के उपकरण, कांसे के औजार हुए या कांसे की वस्तुएं। तो इसलिए मिस्र की सभ्यता को, और एक तरफ मिस्र की सभ्यता को भी, दूसरी तरफ सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता को, और तीसरी भारत की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसे भी कांस्य युगीन सभ्यताओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मिस्र की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो हमें पता चलता है कि यह अफ्रीका में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व छोर में यह बसा हुआ था और प्राचीन सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण ये एक सभ्यता थी। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस्र सभ्यता को नील नदी की देन कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ रिवर नील। यानी युगों युगों से मिस्र के सुख और समृद्धि का जो साधन रही है वह यह नील नदी ही रही है। मिस्र के आर्थिक जीवन में इसका बड़ा महत्व हो गया था, इकोनॉमिक लाइफ में, इसीलिए इसे मिस्र की जीवन रेखा, लाइफलाइन भी हम इसे
कहते हैं। इस सभ्यता के विषय में कहा भी गया है कि मिस्र वह देश है जहां जिसे नील नदी सिंचती है और इसका पानी पीने वाले मिस्री कहलाते हैं। तो मिस्र के लोग नील नदी के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव रखते थे और यह सभ्यता कितनी प्राचीन है और कौन कौन लोग इस सभ्यता के निर्माता थे, इस विषय में हमें यह जानकारी मिलती है कि कुछ विद्वान, हालांकि विद्वानों में मॉडर्न स्कॉलर्स हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हैव डिफरेंट ओपिनियन, कि उनके अपने अलग अलग विचार है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि यह सभ्यता लगभग 10,000 ईसा पूर्व पुरानी है, लेकिन ऐसे कोई ठोस एविडेंसेस हमें नहीं मिलते। लेकिन ज़्यादातर विद्वान अब यह मानने लगे हैं कि यह सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री या राजनीतिक विकास शुरू होता है। तो मोटे तौर पर इसका यह टाइम पीरियड है। इसके अलावा हम देखें कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो इस संदर्भ में एक रोचक जानकारी यह मिलती है कि फ्रांस का एक शासक नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि बड़ा महत्वाकांक्षी भी था और एक विजेता भी था, वो जब विश्व के कई भागों में अपने अभियानों में गया हुआ था, तो मिस्र के अभियान में जब वो गया 1798 के आसपास, तो उसके साथ कुछ विद्वान लोग भी थे और उन विद्वान लोगों ने इस दौरान मिस्र में जब उसने अभियान किया तो वहाँ पर उनको कुछ शिलालेख प्राप्त हुए और उनमें से एक शिलालेख था रोसेटा का शिलालेख। तो इस शिलालेख को फ्रांसीसी विद्वानों ने ही पढ़ा और उसमें एक नाम उभर कर आता है शाम्पेल्लियो, जिनका टाइम पीरियड है 1790 से 1832 तक। तो इससे हमें, इस तरह के शिलालेखों से हमें जो है मिस्र की सभ्यता के बारे में जो जानकारी का एक माध्यम बन गए। और मिस्र की सभ्यता के और महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है पिरामिड्स, विशेषकर यहाँ के पिरामिड जो कि विश्व के 7 अजूबों में से जिनकी गणना की जाती है। इसके अलावा मानेथो का राजनीतिक जो इतिहास उसने लिखा है, मिस्र का इतिहास जो उसने लिखा है, वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इन्हीं स्रोतों से हमें यह पता चलता है कि इस सभ्यता को बनाने में या निर्माता लोगों में लीबियन, इथोपियन, नूबियन, सीरियन और सेमेटिक लोगों का ज़्यादा योगदान था। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मिस्र का काफ़ी इलाका शुष्क भी था और कुछ इलाका बंजर भी था, लेकिन यह मिस्र के लोगों का एक सौभाग्य, इसे मानिए कि यहाँ पर नील नदी बहती थी। यहाँ नील नदी एक घाटी से होकर बहती थी और नील नदी में हर साल बाढ़ भी आती थी और इस नदी के पानी से हम देखते हैं कि सिंचाई का एक ये महत्वपूर्ण जरिया बनी। और नील नदी ने मिस्र के सामाजिक और आर्थिक दोनों ही जीवन को प्रभावित किया और इतना प्रभावित किया कि जो प्राचीन इतिहासकार है हेरोडोटस, वो इसे कहते हैं कि यह मिस्र सभ्यता जो है वो नील नदी की ही देन है। मिस्र सभ्यता का, इजिप्ट सिविलाइजेशन का अगर हम राजनीतिक इतिहास देखें तो यहाँ पर बहुत से राजवंशों ने शासन किया। 30 राजवंश के करीब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उन्होंने शासन किया। मानेथो ने इनकी जानकारी प्रदान की है। मानेथो जो था वो एक पुरोहित था जो कि और यूनानी दौर में यहाँ पर आया था और उसने मिस्र के राजनीतिक इतिहास पर महत्वपूर्ण राजवंशों का जिक्र किया है अपने इतिहास में। और आज भी अगर हम देखें तो जो मिस्र का इतिहास लिखा जाता है उसमें मानेथो को ही अनुसरण किया जाता है। और इनसे हमें जानकारी मिलती है कि मिस्र की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या राजनीतिक एकता का जो जनक था वो था मेनस। यानी मेनस नामक एक राजा था, उसको मिस्र की राजनीतिक एकता का जनक माना जाता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जैसे कि इतिहासकार सुशील कुमार पाठक कि उसी ने प्रथम राजवंश की नींव भी रखी थी। और
हालांकि मिस्र का जो लिखित इतिहास है उसमें इस तरह की तथ्यात्मक जानकारी का हमें अभाव मिलता है। प्रथम राजवंश के बारे में भी कुछ जानकारी का बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन इतना जरूर मिलता है कि पहले जो दो राजवंश है जिन्होंने मिस्र पर शासन किया वो थिनिस शहर से आए थे, इसलिए इन्हें थिनिसी राजवंश भी कहा जाता है। और पहले राजवंश ने ऊपरी और निचले मिस्र का एकीकरण किया और इन दो राजवंशों ने लगभग 400 वर्ष तक मिस्र पर शासन किया। तो यह है मिस्र के इतिहास का एक निर्माण का युग है, शुरू का प्रारंभिक निर्माण का युग है। और इसके बाद तीसरा जो राजवंश था उसमें हमें उस संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है कि इस समय का एक महत्वपूर्ण राजा, यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि मिस्र में राजा को फराओ के नाम से संबोधित किया जाता था। तो यहाँ तीसरे राजवंश का एक महत्वपूर्ण फराओ या राजा था जोसेर। और अगर हम मिस्र का राजनीतिक इतिहास देखें तो इस काल में पिरामिड बनने प्रारंभ हो गए थे। और पिरामिड के बारे में यह सर्वविदित है कि ये विश्व के अजूबों में से एक है। और पिरामिड क्या थे इसके बारे में एक आधुनिक इतिहासकार है एलिस मैग्नस और जॉन कॉनरेड एप्पल। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो पिरामिड क्यों बनाए जाते थे, तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि इसलिए बनाए जाते थे कि फराओ के मृत्युत्थान तक उनके शव सुरक्षित रखे जा सके। यानी प्राचीन मिस्र के लोग यह मानते थे कि अगर अगले जीवन में भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो आत्मा को भी सुरक्षित रखना है और शरीर को भी सुरक्षित रखना है। और शरीर की बेहतर हिफाजत के लिए वो क्या करते थे कि एक बड़े पत्थर के बक्से में, जिसे वहाँ की भाषा में सारकोफेगुस कहा जाता था, उसमें रख देते थे और सुरक्षित जो शव है उसे ममीज की संज्ञा दी जाती थी। ऐसा जानकारी मिलती है कि शव के साथ कुछ भोजन, वस्त्र, हथियार, औजार इत्यादि भी रखे जाते थे ताकि फराओ की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहे। कुछ जादू टोना की चीजें, कुछ प्रार्थना पत्र इत्यादि भी रखे जाते थे। और इसके बाद मिस्र पर चौथे राजवंश का शासन आया। और चौथे राजवंश में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ वो खुफू हुआ। खुफू एक महान निर्माता था और उसने एक महत्वपूर्ण एक पिरामिड का निर्माण कराया था, जिसे काहिरा के पास गिज़ा का पिरामिड। इस गिज़ा के पिरामिड को एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा सकता है खुफू की। और इसके निर्माण में ऐसी जानकारी मिलती है कि बहुत ज़्यादा समय भी लगा, श्रम भी लगा, संपत्ति भी लगी। और यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इस संदर्भ में लिखा भी है कि इस पिरामिड के निर्माण में करीब 1000 आदमियों ने लगातार 20 सालों तक इस पर अपना श्रमदान किया था। इसीलिए इसकी स्थापत्य कला भव्य है। और यह मिस्र की जो एक विकसित अभियांत्रिकी है, यानी इंजीनियरिंग है, जो प्राचीन काल में जो चल रही थी, तो उसका भी एक उत्कृष्ट नमूना इसको कहा जा सकता है। तो ये चौथे राजवंश में खुफू का एक महत्वपूर्ण योगदान हमें नजर आता है। इसके बाद पांचवा राजवंश, उसमें हम देखते हैं कि पुजारी लोगों का, पुरोहित लोगों का महत्व बड़ा था। लेकिन पांचवें वंश के राजा जो है या फराओ जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हमें नज़र नहीं आते। और उनके द्वारा जो पिरामिड भी बनाए गए वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहे। तो कुल मिलाकर छठे राजवंश में भी फिर यही बात हमें नज़र आती है। और धीरे धीरे राजपद की जो गरिमा है वो घटने लगती है। हालांकि इतिहासकार ये मानते हैं कि जो ये शुरू का फेज़ है, इसीलिए इतिहासकारों ने मिस्र के
जो ये जिस एज में ये पिरामिड बनाए गए, इसलिए इसको राजनीतिक रूप से पिरामिड काल का भी नाम दिया गया। पिरामिड काल के पश्चात हम देखते हैं कि मिस्र में एक राजनीति का एक दूसरा दौर चलता है और एक मध्यवर्ती अवस्था आती है, मध्यवर्ती राज्य का उदय, या फिर इसे इतिहासकारों ने सामंती राज्य का उदय भी कहा है। यानी छठे राजवंश के पश्चात हम देखते हैं कि राजपद की, फराव के पद की गरिमा जो है वो कम होने लगी थी और इसी कारण से जो प्रांतीय गवर्नर लोग हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे और अपने आप को वो स्वतंत्र कराने की मुहिम में भी लगे हुए थे। तो केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण या उनकी दुर्बलता के कारण अव्यवस्था फैलने लगी थी और इतिहासकार मानेथो ने भी संदर्भ में लिखा है कि कुछ काल तक शासन जो है वो कुलीन तंत्रात्मक ही रहा, यानी सामंतों का इस पर बहुत अधिक प्रभाव रहा और यह स्थिति 7वें और 8वें राजवंश तक कायम रही। तो मिस्र के इतिहास में यह काल ज़्यादा उल्लेखनीय काल नहीं माना जाता और कुछ इतिहासकार तो इसे एक डार्क एज यानी एक अंधकारमय युग के रूप में भी देखते हैं। इसके बाद मिस्र में 9वें और 10वें राजवंश का समय आया। थोड़ी सी उसमें उस काल में व्यवस्था आई, लेकिन ये भी पूर्ण शक्तिशाली फराव या राजा नहीं बन सके और न ही इन्होंने कोई महत्वपूर्ण पिरामिड या स्मारक का कोई निर्माण कराया। लेकिन इस काल के बाद थीब्स नगर का जरूर विकास हुआ था और थीब्स नगर का जैसे जैसे विकास होता गया तो थीब्स नगर का प्रभुत्व बढ़ने लगा और 12वें राजवंश के निर्माण में के स्थापित करने में थीब्स का बड़ा योगदान था और यह लगभग हम देखते हैं कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। तो लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास अमनहोटेप नामक एक योद्धा ने मिस्र में 12वें राजवंश की नींव रखी थी। राजनीतिक दृष्टि में यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट थी, विकास था और ये माना जाता है कि इस राजवंश ने लगभग 200 वर्षों से अधिक राज किया था। तो मध्य युग जो है, ये जो मध्यवर्ती अवस्था है, इसमें धीरे धीरे अंधकारमय दूर होते गए और राजा लोग फिर धीरे धीरे फराव की शक्ति बढ़ती गई और इस युग के कुछ महत्वपूर्ण फराव हमें जो सुयोग्य फराव या सुयोग्य शासक जिनको हम कह सकते हैं वो सेसोट्रीज प्रथम, सेसोट्रीज द्वितीय और अमनहोटेप तृतीय, ये 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण थे जिन्होंने कि मिस्र में सामाजिक और आर्थिक विकास की तरफ ध्यान दिया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया और वाणिज्य व्यापार की तरफ भी ध्यान दिया। इस काल में कुछ महत्वपूर्ण पिरामिड भी बनाए गए और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी हमें विकास देखने को मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ रचनाएं पद्यबद्ध की गई थी, ऐसी हमें जानकारी मिलती है और एक इसके जो अमनहोटेप तृतीय है, इसके युग को एक क्लासिकल एज, एक उत्कृष्ट युग का दर्जा भी कुछ आधुनिक विद्वान देते हैं। तो मिस्र का एक सर्वांगीण विकास हमें इस काल में देखने को मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद इस वंश की जो शक्ति है वो धीरे धीरे घटती गई और धीरे धीरे फिर नए राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। लेकिन इन राजवंशों के उत्थान से पहले इस अवधि में एक और हमें आक्रमणकारी यहाँ पर नजर आते हैं, हिक्सस आक्रमण। तो मध्यवर्ती राज्य का जैसे जैसे पतन हुआ तो उसका लाभ उठाकर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और राजवंश आए, 13वां राजवंश। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि फराव जब शक्तिहीन हो गए तो करीब हिक्सस जाति के लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया। हिक्सस लोग कौन थे, इस बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी यह मिलती है कि ये मूलतः एशियाई थे और इन लोगों ने नील के डेल्टा के क्षेत्र में अवेसिक नगर में अपना केंद्र बनाया था। इतिहासकार जोसेफ मानते हैं कि हिक्सस का अर्थ होता है पशुपालक राजा या गडेरिया राजा। तो अलग अलग इन्होंने इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन हिक्सस लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया और बड़ी आसानी से यहाँ पर सफलता प्राप्त कर ली थी, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। तो हिक्सस के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई उसमें एक महत्वपूर्ण 18वें राजवंश का यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है
और 18वें राजवंश में हम देखते हैं कि इसे प्रथम साम्राज्य का नाम भी दिया गया और इससे मिस्र के इतिहास में एक नया युग शुरू होता है और यह युग एक साम्राज्यवाद का युग था। यानी इस युग में फराओ की शक्ति बढ़ी, राजा की शक्ति बढ़ी और वो आगे विस्तारवादी भावनाओं पर चलने लगा था। काफी साम्राज्य विस्तार हुआ और इतना अधिक हो गया कि एक ही समय 2 वजीर भी या 2 प्रधानमंत्री भी रखे जाने लगे। तो यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हमें इस एज में नजर आती है। और इस प्रथम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण फराव थे, तो इसमें अमनहोटेप प्रथम और उसके पश्चात थुटमोस प्रथम, ये 2 महत्वपूर्ण नाम हमें नजर आते हैं। थुटमोस जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक विजेता तो था ही और एक साथ में कला प्रेमी और एक महान निर्माता भी था। उसने कई मंदिरों का, भवनों का निर्माण कराया था और उसके समय का एक महत्वपूर्ण वास्तुकार, आर्किटेक्ट जो था वो था इनैनी। तो उसका अगर हम पारिवारिक जीवन देखें तो थुटमोस I जो है उसकी पहली रानी से उसे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक पुत्री हाशेपुट वो बड़ी फेमस हुई थी और बाद में वो मिस्र की शासिका भी बन गई थी। हाशेपशुट के बारे में जानकारी मिलती है कि वो एक महत्वाकांक्षी स्त्री शासिका थी और काफी उसका प्रभाव था। दरबार में भी हम देखते हैं कि वो बिना हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रभाव था वो काफी साहसी प्रवृत्ति का हमें नजर आता है। उसका सबसे प्रिय पात्र ऐसी जानकारी मिलती है कि हापूस सेनेब था, जो कि उसका प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित भी था। इसके अलावा यह जानकारी भी मिलती है कि रानी ने मिस्र में कला और जो भवन है उनको भी, भवन निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया था और करनाक के मंदिर में भी अपना, उसके विकास में भी अपना योगदान दिया था। और हम देखते हैं कि उसके पश्चात जो राजा या फराव बनता है वो है थुटमोस तृतीय। थुटमोस तृतीय भी एक प्रसिद्ध फराव था और उसकी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई थी और उसके समय भी एक विकसित हमें मिस्र नजर आता है। उसने कई जगह पर विजय प्राप्त की और इसलिए कुछ आधुनिक इतिहासकार उसे मिस्र का नेपोलियन का दर्जा भी उसको देते हैं। कहा जाता है कि उसका अधिकांश जीवन युद्धों में ही बीता, युद्धों में बीता और विजय यात्राएं उसकी काफ़ी रही। और करनाक का जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे शिलालेख भी लगे हैं जो उसके विजयों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उसने, ऐसा माना जाता है कि उसने सीरिया, फिलिस्तीन और आसपास के इलाकों को जीत लिया था। और तो थुटमोस तृतीय का नाम बड़ा महत्वपूर्ण था। उसने ज्ञान और कला से जुड़ी हुई गतिविधियों को भी प्रश्रय दिया था और उसके समय नील की घाटी एक आकर्षण का केंद्र बन गई थी, इसमें कोई संदेह हमें नजर नहीं आता। उसकी मृत्यु के बाद अमनहोटेप तृतीय वो गद्दी पर बैठा और उसके बाद थुटमोस चतुर्थ गद्दी पर बैठा था। थुटमोस चतुर्थ के बाद हम देखते हैं कि अमनहोटेप तृतीय वो गद्दी पर बैठा था, जिसने कि एक 1411 ईसा पूर्व से लेकर 1375 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसे भी उसकी उपलब्धियों के कारण एक शानदार राजा माना जाता है और उसके समय भी एग्रीकल्चर, व्यापार, वाणिज्य, कलाएं, इन सब क्षेत्रों में हमें खूब तरक्की देखने को मिलती है। उसकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उसका पुत्र अमनहोटेप चतुर्थ गद्दी पर बैठा और उसे अखनाटन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि उसने अटन देवता को, जो मिस्र का एक अटन देवता को, उसने मिस्र का प्रधान देवता घोषित कर दिया था, यानी सर्वोच्च देवता अटन देवता बना दिया था। इसीलिए लोग उसे अखनाटन के नाम से ज़्यादा जानते थे और मिस्र धर्म में परिवर्तन लाने का उसने प्रयास किया था। और उसने, जानकारी मिलती है कि एमन देवता के स्थान पर एटन देवता, जो सूर्य देवता का ही एक रूप था, तो उसे ही हम देखते हैं कि साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया था। वैसे तो मिस्र में बहुदेववाद प्रचलित था, कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी,
जिनमें एमन, रा, आरिसस इत्यादि एसिस, परंतु एटन देवता को उसने ज़्यादा महत्व दिया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल मिलाकर उसका काल विकास का काल था। इसके बाद 18वें राजवंश के पतन के पश्चात 19वां राजवंश हमें यहाँ पर मिस्र में स्थापित हुआ नजर आता है। और हरमहब 19वें राजवंश का प्रथम शासक था, ऐसी जानकारी मिलती है। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो 18वें राजवंश का अंतिम शासक था, लेकिन प्रोफेसर ब्रेस्टेड इत्यादि ये मानते हैं कि वो 19वें राजवंश का ही प्रथम शासक था। उसने भी मिस्र में सुव्यवस्थित रूप से शासन किया था। और 19वें राजवंश में हम देखते हैं कि कुछ और फराओ या राजा महत्वपूर्ण थे, जैसे रैमसेस प्रथम और रैमसेस द्वितीय। खासकर रैमसेस द्वितीय एक महान विजेता भी था और एक महान निर्माता भी था। उसने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया था। इसके पश्चात मिस्र के इतिहास में 20वें राजवंश का उदय होता है। और 20वें राजवंश में महत्वपूर्ण जो फराव थे वो थे रैमसेस तृतीय, जो कि लगभग 1198 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। इसके बाद मिस्र पर 21वें से 25वें राजवंश तक ऐसी जानकारी मिलती है कि विदेशियों का यहाँ पर प्रभुत्व रहा था। और यह जानकारी मिलती है कि 663 ईसा पूर्व के आसपास साम्तिक नामक एक योद्धा ने 26वें राजवंश की यहाँ पर स्थापना की। और इस वंश ने फिर मिस्र का जो गौरव खो चुका था उस गौरव को पुनः प्राप्त करने का एक सफल प्रयास किया था। लेकिन इस वंश के पतन के पश्चात मिस्र का धीरे धीरे, मिस्र की सभ्यता का भी धीरे धीरे पतन होने लगा था। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि लास्ट में, अंत में जो रोमन हैं उन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था। और इस प्रकार जो मिस्र है वो रोम का एक प्रांत बन गया था। तो कुल मिलाकर जो मिस्र है, मिस्र की सभ्यता है, उसमें लीबियन, नूबियन, ये लोग, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यहाँ पर राजाओं को हम देखते हैं कि फराओ के नाम से संबोधित किया जाता था। और अगर हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में हमें फराओ के साथ, फराओ तो सबसे महत्वपूर्ण था ही, और ऐसा माना जाता है कि यह शब्द मिस्री शब्द पेरओ से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल घर। यानी यह महल का एक संकेत भी इसको माना जा सकता है। ऐसी जानकारी मिलती है कि मिस्र की प्रजा फराओ के प्रति बड़ा लगाव रखती थी, आदर श्रद्धा रखती थी, और कई बार उसे ईश्वर का प्रतिनिधि भी मान लिया जाता था। उसे सूर्य देवता रा का पुत्र भी माना जाता था। उसकी सहायता के लिए कई अधिकारी थे, जिसमें सबसे प्रमुख वजीर था, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो उसका मुख्य परामर्शदाता भी हमें नजर आता है। इसके अलावा कुछ प्रबंधक होते थे, वो भी दरबार में नियुक्त किए जाते थे। ये भी एक शक्तिशाली पद था। और इसके अतिरिक्त दरबार में कुछ शाही वैद्य, नर्तक, कलाकार इत्यादि लोग भी होते थे, जो दरबार की भव्यता को बढ़ाने का काम करते थे। राजा यानी फराओ की जो प्रमुख रानी थी वो राजमहिषी समझी जाती थी। और प्रत्येक जो फराओ है उनका अपना एक हरम भी होता था, जिसमें उनकी पत्नियां इत्यादि रहते थे। राजकुमारों के रहने के लिए एक अलग से प्रबंध भी होता था, और उन्हें युद्ध और प्रशासन दोनों तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। और तो इस प्रकार अगर हम उनका स्थानीय प्रशासन देखें तो जो प्रांत है वो आगे हम देखते हैं कि शासन को सुविधा के लिए आगे जिलों में बांट दिया जाता था, जिसे वहाँ की भाषा में नोम कहा जाता था। और जो वहाँ पर उसका मुखिया होता था वो नोमार्क, या उसे वहाँ की भाषा में प्रथम पदाधिकारी भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से न्याय व्यवस्था भी हमें नजर आती है, और स्थानीय स्तर पर एक विस्तृत न्याय विधान हमें वहाँ पर नजर आता है। और फराओ का ये कोशिश रहती थी कि वो एक निष्पक्ष न्याय प्रजा को दे, और राज्य में जो मामले हैं वो बाद में वजीर और फराओ तक पहुँचते थे, और जिलों में प्रथम पदाधिकारी या नोमार्क ही इनका फैसला या न्याय कार्य देखते थे। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर
हमें देखने को मिलता है और फ़राओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हमें नज़र आती है। और इस युग में बहुत से पिरामिड भी बनाए गए थे, तो इसलिए एक पर्टिकुलरली मिस्र के राजनीतिक इतिहास के एक हिस्से को या एक पार्ट को पिरामिड युग के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार मिस्र की सभ्यता, इसमें संदेह नहीं कि उसने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और विशेषकर वो अपने पिरामिडों के कारण पूरे विश्व में आज भी जाने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।